Hello everyone, welcome to class 5th science chapter 10 Force, Energy and Simple Machine volume 1st. In this chapter we will learn about the force, what is the definition of force, how many types of force, what is energy and some simple machine and their uses. So let's start. Force. When Sita and Rohan pushed the car, they applied a force using the energy stored in their muscles. A force is a push or pull on an object. जब सीता और रोहन किसी कार को पुश करते हैं तो उन्होंने अपनी मसल्स के अंदर जो भी एनर्जी यूज़ थी उसका यूज़ किया। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश या पुल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल जो लगाया जाता है वही फोर्स कहलाता है। A force can move an object, stop a moving object, change the speed or direction of a moving object and change the shape of an object. जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो वो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव स्टॉप पोजीशन में तो उसको मूव कर सकता है। अगर उसके अलावा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। ओके, सो वी अप्लाई अ फोर्स टू थ्रो अ बॉल, स्टॉप अ मूविंग बॉल एंड मूव अ बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम क्या करते हैं? बॉल को फेंकने के लिए या तो फिर मूविंग बॉल को रोकने के लिए या किसी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इन सारे वर्क को करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। एंड ऑल दीज एक्शन रिक्वायर अस टू बी इन कॉन्टैक्ट और टच विद द ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जितने भी एक्शन होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, इन सब को करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को टच करना होता है। बिना टच किए हम उन ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। कैन वी मूव एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट? लेट्स एक्सप्लोर। क्या हम क्या कर सकते हैं? अभी तो ये सारे वर्क जो है ये हम लोगों ने किए टच करके, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि बिना टच किए ये सारे वर्क कर सकते हैं? नो, बिना टच किए हम ये सारे वर्क तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बिना टच किए और भी बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स, सो लेट्स लर्न अबाउट इट वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैपन्स व्हेन ऑब्जेक्ट टच ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्स तब लगता है जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, और कॉन्टैक्ट में आना मतलब टच करना, एक दूसरे को टच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, contact forces happen when a person kicks a ball, pushes a trolley and lifts a bucket. Contact force जो होता है वो तब लगता है जब हम किसी बॉल को किक करते हैं, किसी ट्रॉली को पुश करते हैं या कोई बकेट यानी कि बाल्टी उठाते हैं। एंड इन सब में क्या होता है? हम उन सारे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं यानी टच करते हैं, तभी ये वर्क हो पाता है। एंड टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस इंक्लूड फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स में डिवाइड हुए। वो क्या क्या है आपके? कांटेक्ट फोर्स, सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। सो लेट्स learn about it one by one. The first one is frictional force. Okay, so frictional force or friction is a force that acts between two objects that are in contact with each other. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है या फ्रिक्शन जो होता है वो ऐसा फोर्स होता है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब वो फोर्स लगता है। एंड इट स्लोज डाउन और स्टॉप द मूवमेंट बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर टचिंग ईच अदर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो होता है या तो स्लो कर देता है या तो उसे स्टॉप कर देते हैं।
रफ सर्फेसेस कॉज मोर फ्रिक्शन दैन द स्मूथ वन। जो रफ सरफेस होते हैं उनमें स्मूथ सरफेस यानी चिकनी सरफेस के कंपैरिजन में रफ सरफेस में क्या होता है, ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन लगता है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होते हैं उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ अ कार, स्कूटर और बाइसिकल एंड द रोड कॉजेज फ्रिक्शन। अब जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि कार, स्कूटर, बाइसिकल, इन सब के टायर और रोड, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जब ये सारे व्हीकल्स चलते हैं तो टायर और रोड के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। ये सारे फ्रिक्शन के रीज़न होते हैं। दिस फ्रिक्शन हेल्प द व्हीकल टू गेट अ ग्रिप ऑन द रोड। इस फ्रिक्शन की वजह से जो व्हीकल होते हैं उनके टायर जो होते हैं वो क्या करते हैं, रोड पे अच्छे तरीके से ग्रिपिंग कर लेते हैं, यानी कि पकड़ बनाते हैं। विद नो फ्रिक्शन द व्हीकल वुड जस्ट स्किड। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो व्हीकल जो होते हैं स्किड करेंगे, स्लिप करेंगे। ओके, नाउ फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ आवर फीट एंड द ग्राउंड प्रिवेंट्स स्लिपिंग व्हाइल वॉकिंग। हमारे जो शूज़ होते हैं उनके सोल यानी निचले पोर्शन जो होते हैं उसको सोल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पाँव के सोल होते हैं वो, या शूज़ के सोल जो होते हैं वो, और ग्राउंड जिस पे कि हम चलते हैं, इन दोनों के फ्रिक्शन की वजह से हम वॉकिंग करते वक्त स्लिप करने से बचते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप करके गिरेंगे। थिंक अबाउट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू वॉक ऑन स्लीपरी आइस वेयर देयर इज़ लिटिल फ्रिक्शन। अब आप सोचो कि वो जो आइस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लीपरी होता है, आइस पे वॉक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता है। Writing with a pencil requires friction. You will not be able to hold a pencil in your hand without friction. अगर आप पेंसिल से लिखते हो तो पेंसिल से लिखने के लिए भी आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप पेंसिल को प्रॉपर तरीके से पकड़ भी नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा। इट वुड स्लिप आउट व्हेन यू ट्राई टू होल्ड इट टू राइट। जब आप लिखने की जैसे ही कोशिश करोगे पेंसिल आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा सो। एंड इरेज़र ऑल्सो यूजेस फ्रिक्शन टू रब ऑफ पेंसिल मार्क्स। यहाँ तक कि जो इरेज़र होता है जिससे आप पेंसिल के मार्क्स निशान जो होते हैं इरेज करते हो, उसमें भी फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं। तो ये तो बेनिफिट्स हुए, फ़ायदे हुए फ्रिक्शन के, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अगर फ्रिक्शन ना हुआ तो क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है यूज़फुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो हमें प्रॉब्लम होती है उनको हम देखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शन। Okay, first point, friction causes things to wear out. For example, the friction between the sole of our shoes and the ground causes the soles to wear out. फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है या ख़राब हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे शूज़ के जो सोल होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम चलते हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं तो ग्राउंड और शूज़ के सोल के बीच फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से ही धीरे धीरे उसका सोल जो होता है वो वियर आउट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड द रोड कॉजेज द टायर टू वियर आउट। ठीक उसी तरीके से जब व्हीकल्स के टायर जो होते हैं वो रोड पे क्या होते हैं, चलते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो टायर जो होते हैं वियर आउट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। Next point, the friction between machine parts that rub against each other cause wear and tear. अब देखिए कोई भी मशीन होता है, उस मशीन में भी वो मशीन जब चलती है तो आपस में वो मशीन के पार्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रब करते हैं, यानी कि रगड़ खाते हैं। तो जब रब होता है एक दूसरे से तो उसमें भी टूटने फूटने के चांसेस होते हैं। सो द वियर एंड टीयर कैन बी प्रिवेंटेड और स्लोड डाउन बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन।
तब हम क्या करते हैं कि उस फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि मशीन के पार्ट्स जो होते हैं उनका टूटने फूटने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कम हो जाए, या थोड़ा धीरे या थोड़ा टाइम तक चले उसके बाद वो टूटे, इस तरीके से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स सच एज ग्रीस ओवर द मूविंग सर्फेसेस। तो इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन कम करने के लिए वहाँ पे हम लोग कुछ लुब्रिकेंट्स मतलब कि ऑयल जैसे ऑयली मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रीस हुआ। आप लोग साइकिल भी चलाते हो तो देखते हो, जब साइकिल की चेन टाइट हो जाती है तो उसमें जो होते हैं ग्रीस लगाते हो, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, वो प्रॉपर मूव करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेन एवर यू वॉन्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन कैन मेक द जॉब मोर डिफिकल्ट। जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो या एक प्लेस से अदर प्लेस पर ले जाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन आपके काम को करने में, फ्रिक्शन की वजह से आप उस काम को करने में बहुत कठिनाई होती है। Excess friction can make it difficult to slide a box across the floor, ride a bicycle or walk through deep snow. एक्सेस मीन्स एक्स्ट्रा, जब एक या बहुत ज़्यादा, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रिक्शन होता है तो इस कंडीशन में आपको फ्लोर यानी ज़मीन पर ही बॉक्स को स्लाइड करने में, खींचने में या घसीटने में, या तो फिर साइकिल चलाने में, या तो फिर डीप स्नो में वॉकिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो। द फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग मशीन पार्ट्स जनरेट्स हीट एंड दिस हीट कैन डैमेज द मशीन। जो मूविंग मशीन होती है, मशीन चलती रहती है, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से ही उसमें हीट जनरेट होती है, यानी बहुत गर्म हो जाता है। आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें चलते चलते मशीनरी पार्ट गर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो वो गर्म हो जाता है और इस हीट की वजह से मशीन में भी डैमेज आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी आपने कॉन्टैक्ट फोर्स का वन पार्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा फोर्स जो कि हमारे मसल्स के थ्रू लगता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Muscular force happens when we push or pull something using our muscles. Muscular force तब लगता है जब हम अपने मसल्स के यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं। Opening the door, kicking a football, picking an apple, pushing a box on floor and lifting a weight are examples of muscular force. डोर ओपन करना, फुटबॉल को किक करना, उसके अलावा एप्पल उठाना, बॉक्स फ्लोर पर है तो उसको पुश करना, कोई वेट उठाना, ये सब जो है इसमें हमने क्या किया है, अपने मसल्स का यूज़ करके फोर्स लगाया। तो ये कौन से फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अब हम थर्ड कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, जो होता है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स यहाँ पे भी नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा फोर्स जिसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, यानी कि खिंचते हैं। When a stretched rubber band is released, it snaps back to its original shape. जब एक खिंचा हुआ रबड़ बैंड आप लोग छोड़ते हो तो वो फिर से क्या होता है, अपनी पहली वाली पोजीशन में चला जाता है। Why does it happens? ऐसा क्यों होता है? When the rubber band is stretched, it resists the changes in its shape. जब रबर बैंड को खींचा जाता है तो इसमें जो भी चेंज आता है उसके शेप में, वो वही शेप ले लेता है, ठीक है। एंड द रबर बैंड एक्सर्ट अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। और रबर बैंड क्या करता है, उसके जस्ट ऑपोजिट में एक फोर्स लगाता है, वो क्या हुआ, इलास्टिक फोर्स। जब हम लोगों ने रबर बैंड को खींचा तो हमने फोर्स लगाया, उसके जस्ट ऑपोजिट में रबर बैंड भी एक फोर्स लगाता है, उसको कहते हैं इलास्टिक फोर्स, ठीक है। द इलास्टिक फोर्स causes the rubber band to return to its original shape once the external force is removed. और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स यानी हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स हम हटाते हैं, इलास्टिक फोर्स की वजह से रबर बैंड फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है। A bowstring, a rubber band, a spring and a bungee jumping cord are example of elastic objects. बो स्ट्रिंग यानी कि जो बो होती है, तीर होती है, उसमें जो स्ट्रिंग होती है,
वो, या रबर बैंड, स्प्रिंग, बंगी जंपिंग का कॉर्ड, ये सभी क्या है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल होते हैं. They exert elastic force when an external force tries to change their shape or size. जब ये क्या करते हैं कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाकर उसके शेप और साइज को चेंज किया जाता है तो इलास्टिक फोर्स जो होते हैं वहाँ पर लगते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. अब हम पढ़ेंगे फील्ड फोर्स. ओके, so let's start. Field forces happens when two objects interact without touching each other. फील्ड फोर्स तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट बिना टच किए एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. फील्ड फोर्स कैन क्रिएट अ पुश और पुल इवन एट अ डिस्टेंस. फील्ड फोर्स जो होते हैं एक डिस्टेंस, एक दूरी पर भी क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, पुश या पुल का. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फील्ड फोर्सेज इंक्लूड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. फील्ड फोर्स भी 2 टाइप्स हो गए, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट वन, ग्रेविटेशनल फोर्स. When an apple detach from a tree, it is pulled by earth towards its surface. जब एप्पल जो होता है प्लांट या ट्री से गिरता है तो वो कहाँ गिरता है, किस तरफ, अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ की सरफेस की ओर ये खिंचा जाता है तभी अर्थ पे गिरता है. ठीक है, दिस फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सरफेस इज कॉल्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. अर्थ का वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, यही अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहलाती है. कोई भी चीज़ आप गिराते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी ऊपर से जाके आप गिराओ लेकिन वो अर्थ पर ही गिरती है, नीचे की ओर ही आती है. ठीक है, तो ये क्या होता है, अर्थ का एक फोर्स होता है, अर्थ अपनी तरफ हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है. अर्थ का यही फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहलाता है. Gravity makes things fall to the ground and it keeps us attached to the ground and it also holds the atmosphere in place. ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर गिराती है. इवन हम लोग भी ग्राउंड पर अटैच है. ठीक है, या तो फिर कोई हमारे आपने इस प्रीवियस चैप्टर में एटमॉस्फेयर के भी बारे में पढ़ा है, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे एटमॉस्फेयर के बारे में. तो एटमॉस्फेयर के बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि वो ग्रेविटी है अर्थ की, जिसकी वजह से ये ग्रेविटी जो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है. ओके, the force of gravity also exists on the moon but it is not as strong as it is on the earth. ये जो ग्रेविटी होती है यही ग्रेविटी मून पर भी होती है, लेकिन वहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि अर्थ की है. दिस इज बिकॉज द मून इज मच स्मॉलर देन अर्थ. ऐसा इसलिए है क्योंकि मून जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा छोटा है. ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की. टेक अ मैग्नेट टूवर्ड्स सम पेपर क्लिप्स और आयरन नील्स. आपको एक मैग्नेट लेना है. ठीक है, उसके ऑपोजिट में कुछ आयरन नेल्स या पेपर क्लिप रख देने हैं. द पेपर क्लिप और आयरन नेल्स गेट पुल टूवर्ड्स द मैग्नेट एंड स्टिक टू इट. आप देखोगे कि ये जो पेपर क्लिप या आयरन नेल मतलब कि कील रखी है हम लोगों ने थोड़ी डिस्टेंस पे रखी है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, मैग्नेट के थ्रू ये पुल्ड हो जाते हैं, खिंच जाता है और आकर वो मैग्नेट में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है. This force with which a magnet pulls some material towards itself is called magnetic force. और बोलते हैं कि मैग्नेट का यही फोर्स जिसकी वजह से मैग्नेट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है. ओके, तो फाइनली आप लोगों ने देखा देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और सॉरी फील्ड फोर्स. ओके, सो इसी फील्ड फोर्स को आप आगे की क्लास में जाओगे तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो बोलते हैं कि अब कॉन्टैक्ट फोर्स डिवाइड हुए 3 पार्ट्स में. आप लोगों ने देखा कौन कौन से, मस्कुलर फोर्स था. ठीक है, मस्कुलर फोर्स के अलावा और भी थे. इलास्टिक फोर्स था, मस्कुलर फोर्स था, एक और था
फ्रिक्शनल फोर्स, यस 3 फोर्स थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्क के बारे में। व्हाट इज वर्क? Work refers to an activity involving a force and movement in the direction of the force. वर्क एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसा फोर्स होता है जो कि हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं या करते हैं कोई भी फोर्स, ठीक है। सो वर्क इज नॉट डन व्हेन देयर इज नो मूवमेंट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया और उसमें मूवमेंट नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, ठीक है। एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, स्लीपिंग और थिंकिंग आर नॉट कंसीडर्ड वर्क साइंटिफिकली। कुछ एक्टिविटी जैसे रीडिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग, ये सारे क्या होते हैं, साइंस के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं होते हैं, ओके। नाउ एनर्जी, टू डू एनी वर्क यू नीड एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड इट इज़ द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। ये किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी जो होती है हमारी कितनी है, वही एनर्जी कहलाती है, ठीक है। इट मेक्स थिंग्स मूव, इट मेक्स मशीन वर्क। इसी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हम मूव कर सकते हैं और इसी की वजह से मशीन भी वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। एनिमल गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग फूड। एनर्जी जो होते हैं डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट रूप में होते हैं। अब एनिमल की बात की जाए तो एनिमल जो होते हैं, इसी एनिमल में हम ह्यूमन बीइंग भी शामिल हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है, फूड खाने से। सो लेट अस स्टडी सम फॉर्म ऑफ एनर्जी हियर। अब हम लोग कुछ एनर्जी के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एनर्जी। Mechanical energy is energy possessed by an object due to its motion or position. Mechanical energy वो एनर्जी होती है जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा या मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एनर्जी लगाई जाती है वो क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। मैकेनिकल का मतलब ही हुआ मतलब मशीनरी। तो मशीनरी एनर्जी यानी कि मशीन मूव करता है तभी तो कोई एनर्जी लगती है, तभी तो कोई काम होते हैं, तो इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। दे द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी जो स्टोर होती है उसके पोजीशन या शेप की वजह से उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ अ बो इज स्ट्रेच्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे, जब बो यानी एक धनुष होता है उसकी स्ट्रिंग हम खींचते हैं तो उसमें जो होती है क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। एंड व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीजेड द स्टोर्ड एनर्जी कॉज्ड एन एरो टू शूट थ्रू एयर एट अ ग्रेट स्पीड। और जैसे स्ट्रिंग छोड़ी जाती है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है पहले से ही, उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एरो यानी कि जो तीर होती है वो क्या होता है, ग्रेट स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। The energy possessed by an object because of its motion is called kinetic energy. अगर कोई ऑब्जेक्ट पर एनर्जी, ऐसी एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी लगती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट हैव काइनेटिक एनर्जी। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉलिंग बॉल इन द मोशन पॉजेस काइनेटिक एनर्जी दैट इनेबल्स इट टू नॉक ऑफ द पिंस। एक बॉलिंग बॉल मतलब बॉल जो है जब बॉलिंग करते हो तब वो जो मोशन में होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और उसी की वजह से वो क्या करता है, जो स्टंप होते हैं उस पर पिंस रखे होते हैं उस पर वो मारता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी मिलती है, हमें बिजली से जो एनर्जी मिलती है उसकी बात हो रही, ओके। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या है, एनर्जी का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. Most of the appliances used by us such as bulb, fan, radios, television, computers, washing machines and microwaves run on electric energy. बहुत सारे अप्लायंसेस जैसे कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, जैसे कि बल्ब, फैन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, ये जितने भी हैं सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही ये सब चलते हैं. Electricity is generated in power station and transmitted via power lines. इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, वो क्या होता है कि पावर स्टेशन पर जनरेट की जाती है, बनाई जाती है, और पावर लाइंस के थ्रू जो होते हैं वो उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है. Now we will talk about sound energy. साउंड इज एनीथिंग दैट कैन बी हर्ड. साउंड वो कोई चीज़ जिसको सुनी जा सकते है उसे हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं. म्यूजिक, द बार्किंग ऑफ डॉग, द वॉकिंग ऑफ द वेलिंग ऑफ अ सायरन एंड द वॉइस ऑफ अ फ्रेंड आर ऑल साउंड्स. म्यूजिक, डॉग का कुत्ते का भौंकना, सायरन का बजना, आपके फ्रेंड की वॉइस, ये सभी क्या हैं, साउंड होते हैं. साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड टाइनी वेव्स ऑफ साउंड वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू एयर टू रीच अवर ईयर. साउंड क्या होता है, कब बनता है, कैसे बनता है. होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करने पे वहाँ पे बहुत छोटे छोटे वेव्स बनती हैं. ठीक है, जब वेव्स बनती हैं तो वो वेव्स जो होते हैं क्या करते हैं, वाइब्रेशन के थ्रू ट्रेवल होकर एयर के थ्रू पास होते हैं और पास होकर हमारी कानों में पड़ते हैं. तब इस तरीके से हमें साउंड सुनाई देता है. ठीक है. Now we will talk about heat energy. अब हम बात करेंगे heat energy की. Heat is a form of energy and we use heat energy to cook food. Heat एनर्जी क्या है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है और हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं, फूड कुकिंग करने के लिए करते हैं. ठीक है. वी ऑल्सो यूज़ इट टू कीप आवर सेल्फ और आवर होम वार्म इन विंटर. गर्मियों में क्या करते हैं, हम अपने आप को या अपने घरों को, गर्मियों में नहीं, ठंड में, ठंड के मौसम में क्या करते हैं, विंटर सीजन में हम अपने आप को या तो अपने घरों को गर्म करने के लिए इस हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं. द सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. सन क्या है, हीट एनर्जी का नेचुरल सोर्स है. इवन सन लाइट का भी नेचुरल सोर्स है. सो यू कैन से सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एज वेल एज लाइट एनर्जी. ओके. We also get heat energy by burning fuels such as coal, kerosene and LPG. हमको हीट एनर्जी और कैसे मिल सकती है, कुछ फ्यूल होते हैं जैसे कि कोल, केरोसिन, LPG, इन सबको बर्न करने पर, जलाने पर भी हम लोगों को जो एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, उसको हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे लाइट एनर्जी. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग. लाइट एनर्जी का वो फॉर्म, वो रूप है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग. लाइट के बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते. वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट इफ इट एमिट्स लाइट और रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट्स सरफेस. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं या तो उसमें से लाइट निकलती हो या तो उसके सरफेस पर लाइट गिरे तो वो लाइट्स जो है रिफ्लेक्ट हो, यानी कि रिफ्लेक्ट होना मतलब उस सरफेस से टकरा कर हमारी आइज़ पे पड़ती है, तब रिफ्लेक्शन कहलाता है. तब इस कंडीशन में ही हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ठीक है. द ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी. वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट निकलती है वो सारे क्या कहलाते हैं, लाइट के सोर्स कहलाते हैं या लाइट एनर्जी के सोर्स कहलाते हैं. ठीक है. The sun, tube light,
बल्ब्स एंड कैंडल्स आर सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी। मैंने आपको पहले भी बताया सन क्या है, नेचुरल एनर्जी, ठीक है, नेचुरल एनर्जी ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा ट्यूबलाइट, बल्ब, कैंडल, ये सब भी लाइट की एनर्जी है। इनमें से भी लाइट एनर्जी के सोर्स हैं, बट इनमें से जो लाइट निकलती है वो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल सोर्स है, ह्यूमन बीइंग इनको बनाता है, लेकिन सन जो है वो नेचुरल सोर्स है, ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वॉल्यूम, ओके। सो थैंक यू।